ओके, सो नेटवर्क सिक्योरिटी में साइबर फोरेंसिक्स हमारा टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है कि साइबर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी चीज ऑनलाइन है, यानी कि एक नेटवर्क में अगर आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो साइबर फोरेंसिक्स आपको क्या कहता है कि उसकी एक माइक्रो लेवल की स्टडी और उस पर वर्किंग जो है, अ, आप उस पर जो वर्किंग होगी, जो क्रिमिनल और क्राइम से रिलेटेड होगी, वहाँ पे किस तरीके से हमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, साइबर फोरेंसिक्स इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन एंड रिवील टेक्निकल क्रिमिनल एविडेंस। जैसे कि आपका सिस्टम हैक हुआ है, तो हम पता करेंगे कि किस आईपी एड्रेस से ये आपको हैक रिक्वेस्ट आई है, कौन सी कंट्री से है, क्या पर्पस था उसका, क्या आपका जो भी डेटा उन्होंने चोरी किया है उसको क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब किसी बाहर की कंट्री ने अगर उसको हैक किया या डाउनलोड किया है, तो उसके लिए कोई यूसेज के लिए नहीं है वो डेटा। बट वही डेटा अगर किसी स्टूडेंट ने, स्कूल के स्टूडेंट ने चुराया है, तो स्कूल के लिए खतरा है, क्योंकि उससे क्या करेगा वो बच्चा, वो क्वेश्चन पेपर उसके पास है, वो बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, तो डिफरेंट, ये तो केवल एक छोटा एग्जांपल था कि किस लेवल का वो डेंजर हो सकता है और कहाँ से किस तरीके से अटैक हुआ है। इन सब की जो स्टडी होती है ऑनलाइन, तो ये साइबर फोरेंसिक्स के अंडर आती है। ठीक है, इसमें जो जो टॉपिक्स हमारे पास है साइबर फोरेंसिक्स के अंदर, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, कंप्यूटर एग्जाम्स, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस स्टडी, malware एनालिसिस, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस, फोटोग्राफी, वीडियो एनालिसिस। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिनके बेसिस पे साइबर फोरेंसिक्स वर्क करता है। जब भी कोई थ्रेट या कुछ भी ऑनलाइन आपको इस तरीके का दिखता है, तो इन मल्टीपल एरियाज में आपको वर्क करना पड़ता है किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए, एक तरीके से साइबर फोरेंसिक्स की हेल्प से। देन आपके पास एक टॉपिक आता है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह जैसे आपने कल हम एक टॉपिक पढ़ भी रहे थे, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की। कोई भी आपने अगर कोई कंटेंट बनाया है, कोई म्यूजिक या कोई मूवी या शॉर्ट क्लिप बनाई है, तो कैसे उसका पैसा आपको मिलेगा, लोग कैसे फ्री में उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे पायरेट करते हैं पायरेसी के थ्रू, तो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, वहां से आप अपना कंटेंट उनको बेचते हो और वो अपने प्लेटफॉर्म पे उसको अवेलेबल करते हैं। और वहां जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, वहां उतने बेसिस पे आपको क्या मिलता रहता है, जितने व्यूज के बेसिस पे, या उस तरीके से कि आप अगर नेटफ्लिक्स में उसको लॉन्च कर रहे हो, तो आपको एक बड़ा अमाउंट नेटफ्लिक्स वाले देते हैं। ठीक है, तो intellectual property is a property created by a person or a group of person using their own intellect for ultimate use in commerce and which is already not available in the public domain। ये क्या कहना चाहता है कि ऐसी चीज जो आपने यूनिकली अपने इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअली आपने उसको अपने आपसे पर्सनल जो भी आपका एक्सपीरियंस था या जो भी आपका टैलेंट था, उस तरीके से आपने उस चीज को डेवलप किया है, तो वो पहले से ना बना हो, पहले से अवेलेबल ना हो। ठीक है, और आपने जब बनाया, तो आपके अलावा कोई और ओनरशिप ना रखता हो उसकी पहले से। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज आपने यूज ना करी हो जो पहले से मार्केट में अवेलेबल हो तो उस चीज के लिए। तो जब आप कोई यूनिक चीज बना लेते हो, तो कोई और उसे यूज करेगा, आपका नाम मेंशन करना पड़ेगा उसे। ये यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि property which are an invention relating to a product or any process, a new design, a literary or artistic work। आर्टिस्ट लोग जैसे आपके कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, और एनिमेशन के जैसे आजकल बूम पे है, तो आपका लोगो किसी ने डिजाइन किया है या फिर वेब पेज कोई डिजाइन किया है, कोई आपके लिए उसने आपकी मार्केटिंग के लिए कोई एक कैरेक्टर ड्रॉ करके दिया है। जैसे हज में आपका डॉग आता है, या फिर और भी अलग अलग कंपनीज है, तो सब मार्केटिंग के लिए, जैसे वोडाफोन के जूजू आते हैं। तो ये क्या होता है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कोई और उस कैरेक्टर को यूज करेगा। अगर करना भी होगा तो उसको बताना पड़ेगा कि ये आपके वोडाफोन से रिलेटेड है, ये जूजू जो है ये वोडाफोन ने डेवलप किए थे, एंड वी आर यूजिंग ऑन बिहाफ फ्रॉम देम ओनली। हमने कोई इंडिपेंडेंटली उसको अलग से ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, ओके, एक मिनट।
देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको समझ में आया थोड़ा सा। देन यहाँ पे आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पे ये समझाता है कि किस तरीके से आपको अगर किसी और को उसे यूज करना है। आपने कभी पेटेंट्स और रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड, इस तरीके के नाम सुने होंगे कि आपने कोई चीज डेवलप करी और आपने उसे पेटेंट करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया अपने नाम पे, ठीक है। और आज के बाद अगर किसी को वही यूज करना होगा तो आपको कुछ अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए आपको उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द ओनर। गवर्नमेंट की तरफ से ये ओनरशिप आपको दी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, to exclude others from exploiting the IP commercially for a given period of time in lieu of the disclosure his or her IP in an IPR application। एक IPR एप्लीकेशन आप गवर्नमेंट को लिखते हो कि आई हैव दिस थिंग इन कॉमन, सॉरी नॉट इन कॉमन, इन यूनिक, एंड यू आर द ओनर ऑफ दिस, यू हैव क्रिएटेड दिस, एंड इन फ्यूचर अगर किसी को ये चीज का यूसेज करना है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यानी कि उससे वो पैसे कमाने वाला है या फिर उससे वो फेम लेने वाला है, गुडविल बनाने वाला है, तो उसको आपका नाम और आपको पैसा दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हो आईपीआर फॉर्म के थ्रू। आगे देखते हैं। Why should an IP be protected? IP is an asset and can be exploited by the owner of commercial gains in any manner। अब आपने गाना बनाया है, जैसे अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बादशाह का सॉन्ग आपने सुना होगा, गेंदा फूल, जो भी गाना आया था, ठीक है। एक्चुअल में वो 70s 80s में एक बंगाली सिंगर थे, उनका गाना निकला, ठीक। तो जब पता चल गया मार्केट में कि, और बादशाह ने उनको क्रेडिट भी नहीं दिया था दैट टाइम, तो वहां पे क्या है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी जो बंगाली सिंगर थे पुराने, और बादशाह ने क्या किया, विदाउट देयर इंफॉर्मेशन ही हैज यूज्ड देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर हिज कॉमर्शियल गेन। जो भी इस गाने से कमाई हुई वो तो बादशाह को सोलली मिली, क्या उनको कुछ मिला? तो वही चीज यहाँ पे ये चीज समझाने का ट्राई कर रहा है कि कोई भी चीज अगर आपने अपनी मेहनत से कोई यूनिकली चीज आपने बना दी है, उसको इन फ्यूचर में अगर किसी को यूज करना है तो ही हैज टू पे, ठीक है। IP owner may be intended to stop others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him। अगर आप चाहोगे तो आपके अलावा कोई और उसको रिवाइज नहीं कर सकता, उसको दोबारा मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकता until and unless he has permission from you। IP owner can sell and or license the IP for commercial gain। आपका अगर वो बनाया हुआ म्यूजिक में कोई भी कंटेंट है, आप उसको बेच सकते हो, कॉमर्शियल गेन में यूज कर सकते हो। IP can be used to establish the goodwill and brand value in the market, can be mentioned in resumes of its creator and thus show the competence of its creator। कोई चीज डेवलप करी, आप किसी जॉब के लिए गए, तो जैसे हम बीटेक करके या बीसीए या एमसीए करके जैसे जॉब के लिए जाते हैं, तो हम भी अपने सीवी में क्या लिखते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो जिस जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कॉलेज लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे, तो या फिर कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा हूँ, तो आई हैव टू मेंशन ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हाट आई हैव डन इन दैट प्रोजेक्ट। वो पूरा अपने सीवी या रेज्यूमे में आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, ताकि जो सामने वाला है वो आपको जज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सेम यहाँ पे है कि आप अपने सीवीज में जो भी आपने कंटेंट बनाए हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने आईपी को। IPR certificate establishes legal and valid ownership about an intellectual property, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई भी आपने सॉन्ग बनाया, आपने अपने दोस्त को सुनाया, दोस्त ने क्या किया, उसे आपकी पेन ड्राइव में से ले लिया, बोला अच्छा गाना मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसने जाके उसे गाना.com या अदर प्लेटफॉर्म्स में लॉन्च कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। अब आपने उस पर सू किया कि ये गाना मेरा था, इस तरीके से ओनरशिप आपने दिखाई, बट उसने क्योंकि उसका क्या कर लिया है, आईपीआर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब आईपीआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन अगर आपको करना है, कोई भी चीज अगर आपको रजिस्टर करनी होती है, कॉपीराइट या पेटेंट कराना होता है, तो कोई टाइम ड्यूरेशन होता है
कि उस ड्यूरेशन के अंदर कोई और उसे अगर क्लेम करने आता है तो आपको वो उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलेगा। समझे? अगर किसी और ने उस ड्यूरेशन के अंदर क्लेम कर दिया कि नहीं ये मैंने पहले बनाया था, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उस बंदे को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपके अगेंस्ट में आएगा कि नहीं ये मेरा था। अगर उस ड्यूरेशन के अंदर कोई क्लेम करने नहीं आता है तो आपको आईपीआर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टाइम दिया जाता है किसी को भी। जैसे आपने अपने दोस्त का गाना चुराया है, तो आपके दोस्त के पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर उसने अगर वो क्लेम कर दिया आईपीआर सर्टिफिकेट, जो भी जहां से भी इशू आपने आईपीआर की रिक्वेस्ट की थी, तो आपका फ्रेंड वहां पे रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं ये गाना मेरा था, मैंने बनाया है, वो प्रूफ दिखाएगा उस चीज के, और आईपीआर सर्टिफिकेट फिर उसके भी हाथ पे इश्यू होगा उस तरीके से। ठीक? तो ये चीजें हमें फायदा भी देती हैं, और मोस्टली अगर रजिस्ट्रेशन करके जो ओनर है उसे उसका पूरा क्रेडिट मिल पाता है, जो उसको सोर्स ऑफ इनकम होगा। एक गाना कंपोजर, एक वीडियो बनाने वाला, एक मूवी बनाने वाला तभी फायदा हो पाएगा जब उसके लिए सामने वाला यूजर पे कर रहा होगा उस चीज को। ठीक है, काइंड ऑफ आईपीआर हमारे कंट्री में कौन कौन से हैं? पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, कॉपीराइट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके टाइप आते हैं? आईपीआर के आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। IPRs are protected in accordance with the provisions, और इसके लिए कुछ एक्ट्स हमारे यहाँ बने हैं। द पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ठीक है, तो इनको थोड़ा बहुत एक बार गो थ्रू कर लेना लॉज को, और इनके जो कौन से आईपीआर है और उनके लिए कौन कौन से टाइप के आईपीआर है, और उन कौन कौन से टाइप के लिए कौन कौन से लॉ बने। ठीक है, देन आता है हमारा टॉपिक हैकिंग। ये देखो, बहुत जनरली जैसे जैसे हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल होती जा रही है नाउ डेज, एवरीथिंग। इवन आप ये लगा लो कि आज आपकी क्लास भी ऑनलाइन हो रही है, तो इट आल्सो कैन बी हैक्ड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ऐसे इंसिडेंसेस आए भी हैं। आपने अभी देखा होगा कि बैडमिंटन कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग थी और उनकी वो मीटिंग ही हैक कर ली गई। तो वहां पे क्या है, जैसे जैसे नेटवर्क में यूजर्स और यूसेज बढ़ता जा रहा है, प्रोन क्या होता जा रहा है, वो चीज नेट आपका डेटा हैकिंग के लिए अवेलेबल हो रहा है एक तरीके से ऑनलाइन। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स रखने पड़ रहे हैं। अब एज ए जनरल हम नॉर्मल, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, उसको उतना ज्यादा लेवल में नहीं है कि हम हैक कैसे होता है, कैसे उसको करते हैं, उससे इंटरेस्ट नहीं है। हमें केवल किससे इंटरेस्ट है? वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर डेडिकेटेड टू द एजुकेशन। तो हमें केवल अपना एजुकेशनल पर्पज यहाँ पे अचीव करना है, हमें हैकिंग या उस तरीके की गो थ्रू चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, बट हैकर्स बहुत तरीके के होते हैं। कोई एथिकल होता है, कोई अनएथिकल होता है, ग्रे होता है, व्हाइट होते हैं, व्हाइट कॉलर्स होता है। तो उनका पर्पज अलग हो सकता है। कुछ का मतलब पर्पज होता है केवल छेड़खानी करना, तफरी काटना। कुछ का होता है कि आपको धमकाना। कुछ का होता है आपकी सारी डिटेल चुराना, बट उसका कुछ करना नहीं, बस आपके यहाँ से आपको बता देना कि चोरी कर लिया देखो। और कुछ का होता है चोरी करके उसका मिसयूज करना। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं हैकर। तो यहाँ पे देखते हैं, hacking is identifying weakness in computer system or network to exploit its weaknesses to gain access. Example, using password cracking algo to gain access to a system. आपने सिस्टम में जब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रहे थे, उस टाइम पे एक एल्गो पीछे रन हो रहा था, जो कि छुपके से हैकर्स ने आपके सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर या किसी बाई अदर मीन्स उसमें डाल दिया था। अब आपने जब भी इंटरनेट बैंकिंग खोली, बैंक का पासवर्ड आईडी डाला, तो वो क्या हो गया, वो दोनों चीज उसके पास पहुंच चुके हैं हैकर के पास। नाउ ही हैज द एक्सेस टू योर सिस्टम एंड टू योर नेट बैंकिंग आल्सो। तो इन दैट वे योर अकाउंट कैन बी मिसयूज्ड, कुछ भी ट्रांजैक्शन उससे हो सकते हैं। देन आता है आपके पास टाइप्स ऑफ हैकर्स, एथिकल हैकर, व्हाइट हैकर। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए और बता के, और इनका पर्पस क्या होता है, जो अटैक्स होते हैं अनएथिकल, जो गलत अटैक्स होते हैं, उनको आपकी कंपनी के लिए प्रिवेंट करना। A hacker who gains access to a system with a view to fix the identified weaknesses, they may also perform penetration testing and vulnerability assessment। मतलब वो आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ
अटैक के आपको लूप होल्स है उनको अचीव करने मतलब ओवरकम करने में हेल्प करता है एक तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, कई गवर्नमेंट व्हाइट कॉलर हैकर्स को रखती है ताकि दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट्स उनके लिए निकाले जा सके, और ये बड़े लेवल पे चलता भी है, ये आम है एक तरीके से अगर लगा लो तो। देन आता है क्रैकर, जैसे ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं, a hacker who gains unauthorized access to computer system for personal gain, उसको किसी गवर्नमेंट या किसी और से मतलब नहीं है, पर्सनल गेन के लिए वो ये करता है। The intent is usually to steal corporate data, violate privacy rights, transfer funds from bank accounts, etc. ठीक है। Then आता है grey hat, a hacker who is in between ethical and black hat, or she breaks into computer system without authority with a view to identify weaknesses and reveal them to the system owner. मतलब उसने चोरी तो किया बट उसका मिसयूज नहीं किया, उसने ओनर को बताया देखो यहाँ पे थ्रेट है, तो वो रिवार्ड्स लेते हैं उस चीज के, क्या लेते हैं, उनको सिक्योरिटी फ्लॉ बताने के लिए कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने कभी एग्जाम टीवी पे अगर देखा होगा, जैसे सैमसंग हो गया और एप्पल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हैकेथॉन चलाते हैं। हैकेथॉन क्या होता है कि आप हमारे मोबाइल को हैक करके बताओ और आपको अवार्ड मिलेगा। तो जैसे जैसे हैक करके ये ग्रे कॉलर वाले क्या करते हैं, जाते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हैक करके वो सिस्टम्स बताते हैं, तब वो कंपनी क्या करती है, उस लूप होल को ओवरकम करने के लिए नए अपडेट्स लाती है, नए पैचेस लाती है, जो हमारे मोबाइल में हमें आते हैं अपडेट्स, तो हम उन अपडेट्स को अपडेट करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर प्रोटेक्टिंग आवर सिस्टम फ्रॉम विद इन अ नेटवर्क फॉर द लेटेस्ट लूप होल्स डिस्कवर्ड। ठीक समझ में। देन आते हैं स्क्रिप्ट के डेज। ये क्या होते हैं, नॉन स्किल्ड पर्सन होते हैं जो कि सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं, और वो टूल्स होते हैं कुछ, उनके थ्रू वो आपको सिस्टम को हैक करते हैं, ठीक है। वो टूल्स क्या होते हैं, उनके बैकएंड में कोड चल रहा होता है जो हैकर्स ने लिखे होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स ने लिखे होते हैं। Hacktivist, hacker who use hacking to send social, religious, and political etc. messages. This is usually done by hijacking websites and leaving the message on the hijacked website. मान लीजिए कोई आतंकवादियों की वेबसाइट चल रही थी, उनकी वेबसाइट हैक करके वहां पे लिखा गया कि यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग, उस तरीके की इंफॉर्मेशन, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना मैसेज डालना चाहते हो रॉन्गफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो वहां पे एक्टिविटी, एक्टिविस्ट से ये वर्ड बना है, एक्टिविस्ट, हैक करके एक्टिविस्ट। देन फ्रीकर, a hacker who identifies and exploits weakness in telephones instead of आपके अटैक करके या फिर आपके इंफॉर्मेशन एक्सेस, सिस्टम का एक्सेस लेके, वो आपको कैसे कॉल कर, वो आपको बाय टेलीफोन आपको इन्फो फ्रीक करता है एक तरीके से, ठीक है। आपको कभी घर पे कॉल आया होगा कि सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है और हमें आपका एटीएम कार्ड बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हम एक मैसेज भेजेंगे और आप हमें वो मैसेज बता देना ओटीपी और हम आपका कार्ड एक्टिवेट कर देंगे। इस तरीके के फ्रीकर्स आपके अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। देन आता है साइबर लॉ। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही यूज करेंगे, क्योंकि लॉज ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज आपको इम्प्लीमेंट एज इट इज उसको फॉलो करना होता है। लॉज लिखे ही इसलिए जाते हैं। तो इज a law that applies to the internet and internet related technologies. Cyber law provides legal protection to people using the internet। हमारे इंटरनेट यूसेज में हमें ये लॉज हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बोथ बिजनेसेस एंड एवरीडे सिटीजन्स, सबके लिए है। हम अगर एज ए अभी जूम कॉल में कनेक्टेड हैं, इट मीन्स हम सब इस टाइम पे साइबर लॉ के अंडर आते हैं, एंड इफ एनी वन ऑफ अस ट्राइज टू एनी इनअप्रोप्रिएट थिंग हियर, तो वो साइबर लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है और साइबर लॉ के अंडर आता है, ठीक है। तो we all can sue that particular person, right? So then आगे बढ़ते हैं। Understanding cyber law is of the utmost importance to anyone who uses the internet. Cyber law is important because it touches almost all aspects of transactions and activities and on involving the internet, world wide web and cyberspace. टॉपिक क्लियर। तो लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का ये है। The Information Technology Act 2000 provides legal recognition to the transaction done via an electronic exchange of data। जो भी आप
ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन, वो सारा आपको कौन से लॉ के अंडर आ रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। यानी कि जो आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो वो सब, और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ये सब किस लॉ के अंडर आ रहा है? आईटी एक्ट 2000। देन आपके पास यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे सेक्शन 67A, जो कि आपके इसी एक्ट के अंडर आते हैं ये सब। आईटी एक्ट 2000 के एक्ट के अंदर ये सेक्शंस है। 67A में आता है पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। इसके लिए आपकी पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजन 7 साल की सजा और आपका 10 लाख तक का फाइन। 67B आपका क्या है? पुशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। इसके लिए आपको 5 इयर्स तक की सजा एंड 10 लाख तक का फाइन, एंड 7 साल की सजा और 10 लाख तक का एंड सेकंड कन्विक्शन भी हो सकता है। देन 67C फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, देन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स और फाइन भी हो सकता है। और फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, जो ऑर्डर दिए गए उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उनको फेल कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपीस तक का फाइन। तो ये हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इतने ज़्यादा इनको डीप में याद रखने की जरूरत नहीं होती हमें। एक मिनट, कोई कुछ बैक साउंड। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस चैप्टर, और नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो नाउ इसमें एक छोटा सा चैप्टर और रह गया है, और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला चैप्टर नेटवर्क सिक्योरिटी आपके यूटी में नहीं आ रहा है। आपको इससे पहले जो जो हमने पढ़े हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के, आपका हार्डवेयर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर बेसिक्स, और प्रोटोकॉल्स वाला चैप्टर, और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल, ये 4 चैप्टर आपके यूटी में आ रहे हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं आएगा आपके यूटी में। ठीक, तो कल एक काम करते हैं, मैं अभी आपके लिए 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर देता हूँ, और कल जब हम क्लास में आएंगे तो उनमें से 5 क्वेश्चंस मैं आपको उस टाइम पे दूंगा, एंड विद इन दिस हाफ एन आवर यू ऑल हैव टू डू दैट एंड सबमिट इट आफ्टर द क्लास। उस आधे घंटे के ड्यूरेशन के अंदर वो 40 मिनट्स जो भी हैं आपको वो मुझे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं उस टाइम पे आप लोगों से रिव्यू ले रहा था, स्कूल वालों ने बोला था आपसे लेने के, एक बार नोट करना।